गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के आज के फिज़िक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जो चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं वो है दृढ़ पिंडों की घूर्ण गति, दैट इज रोटेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। शुरू करेंगे सबसे पहले दृढ़ पिंड से। आदर्श दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड है जिसकी एक सुनिश्चित आकृति होती है तथा बाह्य बल लगने पर इसके कणों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई भी विस्थापन नहीं होता है, अर्थात दृढ़ पिंडों के सभी कण युग्मों के बीच की दूरियां अपरिवर्तित होती है। कोई भी पिंड आदर्श पिंड नहीं होता, मतलब कि बाह्य बल लगाने पर उनके कण एक दूसरे से एकदम दूर नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम किसी को भी दृढ़ पिंड नहीं मान सकते। अब हम बात करेंगे घूर्ण गति की, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। मैं इसको इंग्लिश में भी आपको वीडियो दूंगी, इसको आप समझिए। डेफिनेशन है ये सारी, ये सब परिभाषाएं हैं। किसी दी गई स्थिर रेखा के परितः किसी दृढ़ पिंड की गति उस दी गई रेखा के सापेक्ष दिए गए दृढ़ पिंड की घूर्ण गति कहलाती है। ठीक है, जिस अक्ष पर आप उसे घुमा रहे हो। रेखा जिसके परित पिंड घूर्ण गति करता है उसे हम घूर्ण अक्ष, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे छत का पंखा एक रॉड के आर तरफ घूम रहा है, कुम्हार का चाक आदि किसी अक्ष के परित घूर्ण करते हैं। एक घूर्ण पिंड के एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्ण में पिंड का हर कण एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, क्योंकि आप इस लाइन के चारों तरफ घूम रहे हो तो हर पार्टिकल इस लाइन के चारों ओर घूम रहा है। यह वृत्त घूर्ण अक्ष के लंबवत तल में होता है तथा वृत्त का केंद्र घूर्ण अक्ष पर होता है। जैसे कि चित्र में स्थिर अक्ष एक्स डैश के चारों ओर घूर्ण गति करता हुआ एक दृढ़ पिंड दर्शाया गया है। पिंड के कण P1 तथा P2 क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूर्ण अक्ष एक्स डैश के चारों ओर घूम रहे हैं तथा इन वृत्तों का केंद्र घूर्ण अक्ष पर है। वृत्त का तल घूर्ण अक्ष एक्स डैश के लंबवत है। अब जब हम डेफिनेशन करेंगे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है बल आघूर्ण, दैट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स। बल आघूर्ण, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिस प्रकार किसी पिंड के स्थानांतरीय गति में, मतलब उसके मोशन में परिवर्तन लाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी अक्ष के परितः घूर्ण करने में स्वतंत्र पिंड की घूर्णीय गति होती है। ठीक है, अक्ष के परित, ठीक है, जैसे कि आप सीधे रेखा में करते हो उसमें जो बल का कार्य होता है, जो बल को हम परिभाषित करते हैं, अगर हम अक्ष के परित घूर्ण गति कर रहे हैं तो वही कार्य आपका जो है बल आघूर्ण करेगा। बल आघूर्ण करेगा मतलब हम जब किसी गोलाई में चल रहे हैं तो हम बल की ना बात करेंगे, वहाँ बल की जगह बल आघूर्ण की बात करेंगे। जैसे कमरे का दरवाज़ा कब्जे से गुजरने वाली अक्ष के परित घूमता है। आपने देखा है, ये दरवाज़ा है, इस अक्ष के परित इधर जाएगा या इधर जाएगा, इस तरह से ये घूम सकता है। दरवाजे को घुमाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, किंतु किसी भी बल द्वारा दरवाजे को नहीं घुमाया जा सकता। कब्जे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश लगने वाले बल दरवाजे में कोई भी घूर्ण गति नहीं करते हैं। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, यहाँ लगाएंगे तो कोई, अभी यहाँ पर ही बल लगाना है तभी आपका दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा। कब्जे से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश लगने वाला बल दरवाजे में कोई घूर्ण गति नहीं उत्पन्न कर सकता। बल का परिमाण कुछ भी हो, किंतु दरवाजे के तल के लंबवत लगने वाला बल दरवाजे को सरलता से घुमा सकता है। ठीक है ना, दरवाजे, अगर ये मेरा दरवाज़ा है तो इसके लंबवत यहाँ करोगे तभी आप इसको घुमा सकते हो। इसके यहाँ पर कहीं लगाओगे तो आप दरवाजे को बल लगाकर भी खोल नहीं पाओगे। यह बल कब्जे से जितनी अधिक दूरी पर दरवाजे के तल के लंबवत आरोपित किया जाएगा, घूर्ण गति उतनी अधिक होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके हैंडल है वो यहाँ लगते हैं दूरी पर, यहाँ नहीं लगते, क्योंकि ये दूरी होना ज़रूरी है।
तो घूर्ण गति के लिए बल का परिमाण ही नहीं बल्कि बल कहाँ और कैसे लगाया गया है यह भी महत्वपूर्ण है। तो घूर्ण गति में बल के समतुल्य राशि बल आघूर्ण होती है। ठीक है, जैसे सीधी रेखा में जब हम चलते हैं जो बल का असर होता है, इफेक्ट होता है, वही असर घूर्ण गति में आपके बल आघूर्ण देता है। ठीक है, उसके बाद बिंदु P पर स्थित एक कण पर आरोपित बल F है, जैसे यहाँ पर दिया है P पर आरोपित बल कितना है, F है, तथा मूल बिंदु O के सापेक्ष P की स्थिति को हम R से दिखा रहे हैं। मूल बिंदु से कितनी दूर है, ये R दूरी पर है। परिभाषा के अनुसार मूल बिंदु O के सापेक्ष कण पर लगने वाला बल F का बल आघूर्ण क्या होगा कि उसमें बल के साथ साथ उनके बीच का लंबवत दूरी भी हम लेंगे। तो को टाउ, ये टी नहीं है, ये टाउ है, टाउ बराबर R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट है, आप जानते हैं, ये आपने पढ़ा है जब मैं आपको आपको सदिश और अदिश राशि पढ़ा रही थी, उसमें था। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका R F साइन थीटा N, ये दिशा का सूचक है, जहाँ N बल आघूर्ण टाउ की दिशा में इकाई सदिश है। R स्थित सदिश R का परिमाण अथवा OP की लंबाई है, OP की लंबाई है। F बल F का परिमाण तथा थीटा सदिश R और F के बीच न्यून कोण है। बल का SI मात्रक न्यूटन मीटर है, क्योंकि इसमें मीटर का ये तथ्य आ गया है। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, mL/T-2। अब हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की। ठीक है, कोणीय त्वरण की। माना एक पिंड बिंदु O से टंगा है तथा x डैश के सापेक्ष, ठीक है, O से टंगा है तथा x डैश के सापेक्ष घूर्ण गति करने के लिए स्वतंत्र है। x डैश के सापेक्ष बल आघूर्ण लगाने के से अति सूक्ष्म समयांतराल dt सेकेंड में पिंड के कोणीय वेग में d ओमेगा का परिवर्तन होगा। ठीक है, कोण में कितने का परिवर्तन आएगा बच्चों, d ओमेगा का परिवर्तन आएगा। ठीक है, कोणीय वेग में एकांक समय में कोणीय वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, एकांक समय में अगर हम कोणीय वेग में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या बनेगा, कोणीय त्वरण, क्योंकि हम वेग को जब समय के सापेक्ष स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोणीय त्वरण बन जाता है। अतः पिंड का कोणीय त्वरण अल्फा क्या होगा, डी ओमेगा बटे dt। वहाँ dv बटे dt होता था, a बराबर dv बटे dt, जब हम सरल रेखा में गति करते थे यहाँ d ओमेगा बटे dt होगा। O से r दूरी पर स्थित एक कण P पर का ताक्षणिक रेखीय वेग कितना होगा, v इजिकल टू आर ओमेगा, हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले पाठों में। तो यहाँ से ओमेगा निकालिए v बटे r। अब इस ओमेगा का मान यहाँ रखिए, तो d ओवर dt बटे v बटे r। अब आप सभी को पता है 1/r को हमने बाहर लिया, dv बटे dt लिखा। dv बटे dt क्या होता है, ये है वेग बटे समय, तो ये बन गया त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण। तो अल्फ़ा बराबर मेरा कितना आया, अल्फ़ा बराबर मेरा r a, ये आया, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर r क्रॉस a, ये इसका मान आ रहा है। अब इसी तरह हम गति के सारे नियम लिख सकते हैं। तो समीकरणों को हम घूर्ण गति में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सरल रेखा में हमें इक्वेशन मिला था v इक्वल टू u प्लस ए टी, क्या हो जाएगा ओमेगा टी बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा था s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा थीटा, क्योंकि जो आपका बदलाव होगा वो आपके जो है सरल रेखा में नहीं बल्कि एक कोण पे होगा। तो वो कोण का हम निकालेंगे थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, जहाँ पर ओमेगा टी कितना है अंतिम कोणीय वेग, ओमेगा नॉट कितना है प्रारंभिक कोणीय वेग, और अल्फा कितना है कोणीय त्वरण, और टी कितना है समय, और थीटा कितना है कोणीय विस्थापन। तो इस तरह से इक्वेशन आपकी बदल जाती है। उसके बाद हम ये कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे वहाँ रेखीय विस्थापन होता था, यहाँ कोणीय विस्थापन है।
वहाँ रेखीय वेग v इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता था, यहाँ कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी होता है। रेखीय त्वरण अल्फा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, और कोणीय में क्या होगा डी स्क्वेयर थीटा बटे डी टी स्क्वेयर। द्रव्यमान m है तो वहाँ पर जड़त्व आघूर्ण I का इस्तेमाल करना पड़ता है। रेखीय संवेग P है mv, तो वहाँ पर कोणीय संवेग J यूज़ होता है बराबर I ओमेगा। बल F इजिकल टू ma अथवा dp बटे dt होता है, तो यहाँ पर टाउ बराबर I अल्फ़ा बराबर डी जे बटे dt होता है। स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि घूर्ण गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। शक्ति P इजिकल टू एफ डॉट वी होता है, जबकि यहाँ पर शक्ति इजिकल टू टाउ इंटू ओमेगा होता है, वही टर्म से हमने रिप्लेस किया है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ये नियम को ये भी मानता है कि किसी अक्ष के परित घूर्ण के लिए स्वतंत्र पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, अब जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष स्थिर है या समान कोणीय वेग से घूर्ण कर रहा है तो वह पिंड उस अक्ष के सापेक्ष उस समय तक स्थिर रहेगा या समान कोणीय वेग से गतिमान रहेगा जब तक कि उस पिंड पर दिए गए अक्ष के सापेक्ष कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए। अर्थात अगर दिए गए अक्ष के सापेक्ष पिंड घूर्ण गति का विरोध करेगा। ये वैसा ही जैसे हम कहते थे कि जब तक कोई बाह्य बल न लगे, अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर उस पर बाह्य बल हमने नहीं लगाया। इसी तरह यहाँ भी है कि पिंड उसी अक्ष के परित जो है उस समय तक स्थिर रहेगा या एक समान कोणीय वेग से गतिमान रहेगा जब तक कि हम उसके अक्ष के सापेक्ष कोई बाह्य बल आघूर्ण, यहाँ बल की जगह हमेशा बल आघूर्ण ही इस्तेमाल होगा, बल आघूर्ण आरोपित ना कर दे। ठीक है, वहाँ पर जड़त्व का नियम था, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं, वह भौतिक राशि जो किसी अक्ष के परितः घूर्ण करने के लिए स्वतंत्र पिंड की घूर्ण गति का विरोध करती है, पिंड का उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। पिंड के किसी कण का आघूर्ण अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण उस कण की मात्रा तथा घूर्ण अक्ष के कण की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर मैं अलग अलग इसमें जो है मात्रा मान लूँ, m1 जो r1 दूरी है अक्ष से, m2 जो r2 दूरी पर है अक्ष से, m3 जो r3 दूरी पर है अक्ष से, m4 जो r4 दूरी पर है अक्ष से, तो इन कणों के x डैश के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, mi ri स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर। तो अगर मुझे संपूर्ण पिंड का देखना है तो ये कितना होगा, ये आपका I इजिकल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, जितने भी आपके छोटे छोटे कणों की मात्राएं जितनी टोटल उनको हम ले लेंगे तो आई होगा सिग्मा mr स्क्वायर। अब दूसरी परिभाषा है परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्ण त्रिज्या, जिसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। किसी अक्ष के परित घूर्ण के लिए स्वतंत्र किसी पिंड त्रिज्या अक्ष से एक ऐसे कण की दूरी है जिसकी द्रव्यमान पिंड के सम्मुख द्रव्यमान के बराबर है तथा इस कण का दिए गए अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण पिंड के वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त जड़त्व आघूर्ण के बराबर है। मतलब ध्यान से समझिए कि ये आपका अक्ष है जिसके परित हम इसको घुमा रहे हैं, इससे इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर कि अगर मैं कोई भी बल लगाऊं या कोई भी इसमें बदलाव लाऊं तो वो बदलाव इस पूरे पिंड पर दिखाई देगा। तो उस बिंदु की जो दूरी होगी अक्ष से उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। दोबारा पढ़ते हैं, किसी अक्ष के परितः घूर्ण के लिए स्वतंत्र किसी पिंड की घूर्ण त्रिज्य अक्ष से एक ऐसे कण की दूरी जिसका द्रव्यमान पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर है, मतलब पूरा द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि वहीं आके इकट्ठा हो गया है, तथा इस कण का दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अगर इस अक्ष के इस पॉइंट पर इस बिंदु पर अगर मैं दिए गए अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण निकालूं तो वो पूरे जो आपका
पूरा द्रव्यमान है उस पे जितना जड़त्व आघूर्ण आता है उसके ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम निकालते हैं कि अक्ष के तथा मान लेते हैं कि अक्ष ए बी है और इससे के दूरी पर पी पॉइंट पर वो हमें बिंदु मिल रहा है। पी पर स्थित कण का अक्ष ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना देगा, I = mk²। पिंड का वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, जो एक एक करके हम निकालते हैं, जो ये इस सूत्र से हम लेंगे तो ये आएगा I = σ/m r²। अब इस बिंदु पे चाहे हम काम करें और चाहे तो हम पूरे जो है पिंड पर काम करें, असर एक ही है, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। यहाँ से हम देखते हैं कि k = I, के निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, I = mk² = σ/m r²। ठीक है, तो यहाँ से हम k निकाल सकते हैं, k कितना होगा, इसको इधर ले जाइए, I/m का रूट। अब I का मान रख दीजिए, I का मान कितना होता है, σ/m r² अपॉन बड़ा वाला em। ठीक है, ये आपका मान आ जाता है। तो ये आपका k का मान है, रेडियस ऑफ गायरेशन या घूर्ण त्रिज्या। m द्रव्यमान तथा n लंबाई के किसी समरूप छड़ के लिए हमको अब जो है के लिए द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा इसकी लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा, I = ml²/12। यदि k का घूर्ण त्रिज्या है, तो अगर k घूर्ण त्रिज्या है तो ये जो है mk² के बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ से m से m कटा तो हमारा कितना आया, l² बटे 12 = k²। तो k² कितना होगा, l² बटे 12 है। तो अगर मुझे k निकालना है, ये होगा √l² बटे 12, l बाहर आ जाएगा अपॉन √12। इसी तरह कुछ नियमित आकृतियों की वस्तुओं का उनके तल के लंबवत द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण दिया है, जिनको आपको सिर्फ इनकी क्वांटिटीज़ याद रखनी है। पहला है पतली छड़ जिसका I आता है ml² बटे 12। फिर है आयताकार पटल जिसका आता है I = ml²/12 + b² बटे 12 का ब्रैकेट में। फिर आता है आपका वृत्ताकार छल्ला या वलय जिसका आता है I = mr²। फिर आता है वृत्ताकार डिस्क जिसका आता है I = ½ mr²। फिर बेलन आता है जिसका आपका घूर्ण अक्ष के पारित अगर निकालेंगे तो I आता है m ब्रैकेट में l² बटे 12 + r² बटे 4। ऐसे अगर हम ठोस गोला ले लेते हैं तो उसका आता है I = 2/5 mr²। और खोखले गोले का आता है आपका I = 2/3 mr²। तो ये आपको सिर्फ इनका मान याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।